वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपको शहर कराची की, शहर क़ायद की कुछ अहवाल जो है वो सुनाएंगे, जो कि इस वक्त जिसे कहना चाहिए जराइम का गढ़ बन गया है। मुल्क का मुआशी हब है लेकिन जराइम का गढ़ है। शहर क़ायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अचानक तेजी आ गई। सिर्फ एक दिन में दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें शहरी नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए हैं। कराची में ज़्यादातर वारदातें ज़िला वस्ती, शर्की और कोरंगी में की गई हैं। अगर आपको याद हो ना, तो एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा ये स्ट्रीट क्राइम था, फिर उस पर काबू पाया गया, लेकिन अब दोबारा उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। नाज़माबाद से शहरी से 90,000 की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। बिल्कुल, वारदात करने वाले मुल्ज़मान रिक्शे में सवार थे और दूसरी तरफ कराची के इलाके सरसैयद थाने की हदूद में मुल्ज़मान ने मार्ट में डकैती की है। मार्ट में एंटर हुए, जाके डकैती की और खुल्लम खुला डकैती करके फरार हो जाते, कुछ पता नहीं चला। और पता ये चला कि असले के जोर पर उन्होंने 50,000 और मोबाइल फ़ोन छीन कर बहुत सारी और ऐसी वारदातें जो हैं वो भी मुलविस हो रही हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग, हमें बहुत सारे वाक़यात सुनाई दे रहे हैं। कोरंगी कॉजवे पर डाकुओं ने ट्रैफिक जैम में 4 शहरियों को लूट लिया। अंदाज़ा करें, आप अपनी गाड़ी में हैं, ट्रैफिक जैम में हैं, किसी भी जगह पे खड़े हैं, तो वहाँ पर भी आपको लूट लिया जाएगा। वो एक शख्स आया, वो चीज़ें लेके घर के बाहर खड़ा हुआ। कल मैं ये फुटेज देख रहा था कि वो बाहर खड़ा हुआ, घर के अंदर दाखिल होने लगा। मोटरसाइकिल सवार आया, उन्होंने कहा कि भाईजान सब कुछ दे दो। उसके हाथ में बुके शुके थे, पता नहीं घर में इवेंट होगा और उसको भी इसी तरीके से जो है खाली हाथ उसको जाना पड़ा। और वो रेजिस्ट नहीं करते, ये अच्छी बात है कि रेजिस्ट, उन्हें मालूम है कि अगर रेजिस्ट करेंगे तो उसका नतीजा उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम को रोकने में ताहाल नाकाम नजर आ रहे हैं और मुल्ज़मान दीदा दलेरी से चोरी डकैती की वारदातें करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं और शहरियों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से बातचीत करेंगे कि ये जो सूरत हाल है ये क्यों है, इसका क्या हल है। फ़हीम सिद्दीक हमारे साथ हैं, सीनियर साहब, कराची की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइएगा, सिर्फ एक दिन में दर्जनों वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और तवातर के साथ ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें शहरी नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम हो जाते हैं। एकदम से जराइम में इजाफे की वजह क्या है? दोबारा से क्यों स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं? देखिए, एकदम से तो नहीं है इजाफा। ये काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो शहर में बढ़ा हुआ है। अभी हो ये रहा है कि बेसिकली क्राइम जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो गया। और रिपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा कि पुलिस जो है उसे रिपोर्ट कर रही है, अपने पास रोज जांचों में एंट्री कर रही है या FIR दर्ज कर रही है। हो ये रहा है कि शहर में जो लोगों ने अपने तौर पर CCTV कैमराज लगाए हुए हैं, उनकी फुटेजेस आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बेसिकली कि क्राइम जो है वो बढ़ गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। क्राइम बहुत अरसे से बिल्कुल ऐसा ही है और उसका ग्राफ मुसलसल ऊपर ही जा रहा है। और आपने कहा कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हमेशा इस सवाल का मैं एक ही जवाब देता हूं कि नीयत की कमी है। जिनका काम स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, जिनका काम इस स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, दीगर क्राइम्स को रोकना है, उनकी नीयत नहीं है कि इस क्राइम को रोकें। जब इस शहर में सूरत हाल ये हो कि थाने बिकते हों, एक SHO के बाद दूसरे SHO का नहीं पता होता कि वो कब आ जाएगा, थाना खरीद लेगा अच्छे पैसे देकर। तो जो शख्स थाना खरीदता है पैसे देकर, उसको ये फिक्र नहीं होती कि उसके इलाके में जो है वो क्राइम कंट्रोल हो जाए। उसकी फिक्र ये होती है कि किसी तरह इससे पहले कि कोई और मुझसे ज़्यादा पैसे दे के थाना खरीद ले, तो जो मैंने पैसे लगाए वो मैं कमा लूँ। मैं आपको मुख्तसरन जो है इस शहर में अपने साथ पेश आने वाला एक स्ट्रीट क्राइम का वाकया बताता हूँ। बड़ा दिलचस्प है। आप कहेंगे कि इस शहर में हो क्या रहा है। मैं साइट के इलाके में ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। एक शख्स ने मेरा शीशा नॉक किया। मैंने देखा कि एक शख्स असला दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ था। वो उसकी हाइट अच्छी थी तो रुकू की हालत में था। उसने मुझे असला दिखाया, मेरे पास 3 मोबाइल थे, ले गए। मैंने पुलिस को कहा कि भाई ये क्या है, आप इस शख्स की हाइट जो है वो ऐसी है कि गैर मामूली है, इस शख्स को पहचाना जा सकता है, इस शख्स को तलाश करें। पुलिस ने शाम तक उस शख्स को तलाश कर लिया, मुझे तस्वीरें भेजी। मैंने कहा हाँ यही शख्स है। मैंने कहा मोबाइल लेके आओ। पता चला वो उससे पहले मोबाइल जो है वो किसी और थाने की हदूद में एक शख्स के हवाले कर चुका है, जो चोरी और छीने गए फ़ोन जो है लेता है। उस शख्स तक पहुंचे तो वो पता चला कि वो नहीं मिल रहा। उस थाने के अंदर जो है एक साहब जो है वो आते हैं, जो एक सियासी जमात के नामजद रुकन कौमी असम्बली हैं। वो कहते हैं कि जनाब क्या मसला है, फलां शख्स के लिए क्यों आ रहे हैं। उनको बताया जाता है कि फ़हीम साहब के साथ इस तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई है, उनके मोबाइल गए। वो जाते हैं वापस, जो मोबाइल लेकर आते हैं, कुछ कहते हैं कि इनमें से देख लें फ़हीम साहब का मोबाइल कौन है। उनमें से एक मोबाइल मेरा होता है, मैं रख लेता हूँ। इतने में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया हुआ होता है, उस शख्स के लिए कराची की एक मजहबी सियासी जमात की ज़ेली तंजीम के ओहदेदार थाने पहुँचते हैं। कहते हैं कि जनाब फलां शख्स जो आपने बिठाया हुआ है इसे जो है वो रिहा करें, वरना हम जो थाने के बाहर मुजाहरा करेंगे। 2 सियासी जमातें हो गई एक वाक़े में। मैं पुलिस को कहता हूं कि नहीं, आप इसकी FIR काटें और इसको थाने में, उसको अदालत में पेश करें। पुलिस जब अदालत में पेश करती है, मुझसे कहती है कि जनाब आप आएँ और आप इसकी आके शनाख्त करें। मैं शनाख्त करने जब पहुंचता हूं तो IO मुझे साइड में ले जाता है, तफ्तीशी अफसर मुझसे कहता है आप जिस शख्स को शनाख्त करने जा रहे हैं आपको पता है ये कौन है?
मैंने कहा कौन है ये शख्स? वो बताते हैं मुझे कि जनाब ये इलाका गैर में जो वादी तीरा है वहाँ पर लश्कर इस्लाम का अमीर है और यहाँ पर कराची में ये वारदातें कर रहा है। तो एक वाकया 3 जमातों के नाम उस वाकये में आए हैं स्ट्रीट क्राइम। लग रहा है जैसे आप वाकया नहीं सुना रहे, ये आप हमें कोई ना फिल्म सुना रहे हैं, फिल्म की कहानी सुना रहे हैं। तो ये इतने घड़ी कोई गड़ी भी कहानी नहीं ऐसा लग रहा है लेकिन ये खुद मेरे साथ हुआ है शहर में। कि गैंग्स जैसे ऑपरेट करते हैं कि पीछे ताकतवर लोग हैं, जैसे आपने जिक्र किया, तो ये तो फिर बहुत खुली दास्तान है। तो फिर इस पे एक्शन कौन लेगा जब 2 सियासी जमातें आपने जिक्र कर दिया, एक मजहबी है एक सियासी है? तीन बिल्कुल। और एक वो जो वादी तीरा में है और यहाँ पर जो है वो फंडिंग का जरिया। बेसिकली स्ट्रीट क्राइम कोई एक रीजन नहीं होता उसके पीछे। सिर्फ ये नहीं है कि हम आज के दौर में ये कह दें कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, यकीनन ये रीजंस हैं, सोशो इकोनॉमिक बन चुका है ये क्राइम भी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम फंडिंग का जरिया रहा है। इस शहर में से लोगों से स्ट्रीट क्राइम करके यहाँ से पैसा जमा करके दीगर शहरों में ले जाया गया है, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाया गया है, दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं समझे आप इसे कि ये हुआ है। और फिर सबसे आसान बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जुर्म, सॉरी आप जी फ़हीम सिद्दीकी साहब ये बता दें कि फिर इसका हल हमारे पास क्या है? पुलिस के पास जाए ही ना, ऐसे जो सियासी जमातों के कुछ अहलकार मौजूद होते हैं उनके पास जाए, उनको कहेंगे भाई मेरा मोबाइल भी उन मोबाइल्स में मौजूद होगा, काइंडली आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें। पुलिस के पास जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं होता है। तो अब हल है क्या इसका? देखिए सबसे पहले तो ये कि जुर्म की दुनिया का सबसे आसान जुर्म है। आप जो मुलजिम होता है वो किसी को भी जो है वो पिस्टल दिखाता है, 60 सेकंड में ये क्राइम जो है मुकम्मल होता है। उसके पास जो भी कीमती अशिया होती हैं वो लेकर फरार हो जाता है। इसको आपको रोकना है तो आपको सबसे पहले ये देख करना होगा कि जो इस हर जुर्म का एक बैकअप होता है। तो जो स्ट्रीट क्राइम का बैकअप है, अगर हम इसमें मोबाइल फोन्स को लेकर बात करें तो इसका बैकअप जो है वो मोबाइल फोन मार्केट्स हैं, जहां पर चोरी और छीने के मोबाइल फोन्स बिकते हैं। जब तक आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप चोरी और छीना के मोबाइल फोन का दोबारा बिकना नहीं रोकेंगे और जब तक आप उसको ऐसा नहीं बना देंगे कि उसकी हैसियत एक पेपर वेट से ज्यादा ना हो, तो ये क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, आपने बहुत ठीक बात कही कि फिर हमें तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ़हीम साहब, ख़वातीन के साथ भी ऐसे भी तो बहुत सारी फुटेजेस सामने आई, खातून को अकेला देख के उसको लूट लिया या उन्हें हरासा किया गया। एक वाइट करोला गैंग भी तो है ना जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है। तो फिर ये तमाम गैंग्स अंडरवर्ल्ड ही इस तरह से रूल करी जाएगा? ये तो अपर वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड कुछ इस तरह की कहानी दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया, कहाँ गई हुकूमत, कहाँ गई इंतज़ामिया? और इस पर कोई पुलिस वाला इस्तीफा नहीं देता है कि इतने वारदातें बढ़ जाती हैं, इस पर किसी पुलिस वाले को ख्याल नहीं आता यार इस पर भी इस्तीफा दे दे, हम काम नहीं कर पा रहे। अरे इस्तीफा देना तो दूर की बात, इस्तीफा लिया तक नहीं जाता। पोस्टिंग्स जो हैं वो जब पैसे देकर की जा रही हों, जब थाने बिक रहे हों, तो किस बात का इस्तीफा? यहाँ किसी इलाके में क्राइम बढ़ जाए तो पहले तो ये होता था कि उस एसएचओ को जो है वो पूछा जाता था, उसकी जो है वो एसीआर खराब होती थी। अब किसी को ये फिक्र ही नहीं है कि मेरी एसीआर खराब होगी, मेरे इलाके में क्राइम बढ़ जाएगा तो मुझसे पूछा जाएगा। नहीं, सब कुछ जो है वो बस ऑटो पे लगा हुआ है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जब थोड़ा सा शोर ज्यादा मचता है, मीडिया ज्यादा बातें उठाने लगता है, तो 2-4 स्टोरीज आना शुरू हो जाती हैं कि स्ट्रीट क्राइम के फला इतने मुलजिमान पकड़ लिए, इतनी बरामदगी कर ली। भाई बरामदगी कर ली, शहरी तक रिकवरी कहाँ है? आपने कभी ये सुना कि किसी शहरी को जो है वो मोबाइल फोन उससे छीना गया, मोबाइल फोन वापस भी मिला हो? सही कह रहे हैं। आटे में नमक के बराबर भी नहीं होगी ये तादाद। बिल्कुल सही। तो ये सिचुएशन है। इसमें बेसिकली नियत का बहुत ज्यादा मसला है। पुलिस अफसरान को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। फिर इनसे बढ़कर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब वो ये देखे कि कोई अफसर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको तब्दील करे। अगर वो नहीं हो रही, आपसे वो काम भी नहीं हो रहा तो फिर आप कानून साजी। आप हमारे साथ मौजूद थे और जो कराची के मसाइल जो स्ट्रीट क्राइम के हैं वो आप बता रहे थे, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई मुझे तो अंडरवर्ल्ड की दास्तान लगी है जो हमने पूरी सुनी। और सही बात है, मतलब होशरुबा किस्म की दास्तान है। उसके बाद अगर बात की जाए दूसरी हुकूमतों पर तनकीद की, तो ये एक ना समझ में आने वाला मामला। और सिंध पुलिस जिसने इस्तीफा दे दिया था कि हमारे इख्तियारात जो हैं उसमें उससे तजावुज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी कम से कम इस्तीफा ले लिया जाए कि जो काम नहीं कर रहा है सच। खैर आगे बढ़ते हैं। फरा साबिक पाकिस्तानी जो स्टार बल्लेबाज हैं यूनुस खान, उनको कौमी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मुझे तो ये खबर बहुत अच्छी लगी। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह है कि यूनुस खान बड़े डिसिप्लिन बैट्समैन थे, बड़े डिसिप्लिन प्लेयर थे।
और पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर भी यूनुस ने। एक बहुत शानदार जो है परफॉर्मेंस और करियर के हामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 तक का जो टीम का कोच मुकर्रर किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि यूसुफ खान के तजर्बे, यूनुस खान के तजर्बा और काबिलियत से मुस्तफीद होने का प्लान बनाया। और अरशद खान जो हैं वो उनको विमेन क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया, स्पिन बॉलर थे। सो क्रिकेट की इस गहमा गहमी और रौनक में PSL जो है वो भी दोबारा वापस, इसकी वजह से क्रिकेट के जो फैंस और शायकीन हैं उनकी बड़ी खुशियां आजकल बढ़ी हुई हैं। कोरोना SMEs के तहत PSL 5 के बकिया 4 मैचेस कल से शुरू हो रहे हैं और चारों टीमों के आपस में प्रैक्टिस मैचेस तो जारी हैं, तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन जो तमाशाई फैंस हैं, जो शायकीन हैं, उनको स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त, तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हाँ भाई, तैयार हो? तैयार हैं। सही, कैसा? अच्छा आप बताएं सबसे पहले, आप जैसे शायकीन को अगर स्टेडियम ना जाने का मौका मिले तो कैसा लगता है? बहुत ही जो है ना दिल उदास हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलने के और देखने के मौके फराहम हो रहे हैं। कई ममालिक खेल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को खासे मौके फराहम हुए हैं। सेलिब्रिटी स्टार हमारे साथ मौजूद हैं और PSL और पाकिस्तानी क्रिकेट पर जो है गहरी नज़र रखते हैं। फ़ख्र आलम, उनसे बात कर लेते हैं। जी फ़ख्र आलम, बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारियां आपने देख रहे हैं खिलाड़ियों की और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के बावजूद काफ़ी मौके मिले हैं क्रिकेट के? जी हाँ, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको तो काफी मौके मिले हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, चूंकि ये अभी जिम्बाब्वे वाला टूर भी रहा है, कायदे आजम ट्रॉफी भी रही है, नेशनल T20 भी हुआ है, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स तो काफी, और अपने माहौल में खेलेंगे तो उनको तो काफी एडवांटेज होगा। देखना ये है कि जो बाहर से आ रहे हैं, और चूंकि इतनी छोटी विंडो है कि क्या जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, और जो टीम होती है, टीम की एक केमिस्ट्री होती है, वो आपस में जेल करते हैं। जिस तरह लाहौर कलंदर्स आपने देखा, जब ये इस PSL का आगाज हुआ था फरवरी में, तो लाहौर कलंदर्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल थे, मगर टीम फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो गई और अब वो जो है वो प्ले ऑफ्स के अंदर है। तो देखना ये बिल्कुल एक छोटा सा टूर्नामेंट अलग से होगा और देखते हैं कि कौन कितनी तेजी से इसमें एडजस्ट होता है। ये भी बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में PSL के लिए फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, मैं कहता हूं कि सारी टीमें फेवरेट हैं। हर शहर को अपनी टीम बड़ी अजीज है, तो वो हर शहर की टीम उसको बहुत अजीज है। मुल्तान सुल्तान मुल्तान के लोगों को बहुत पसंद है, लाहौर कलंदर्स लाहौरियों को बहुत पसंद है, और कराची किंग्स कराची वालों के दिलों में जो है वो छाई हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बदकिस्मती से और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बाहर हो गए, लेकिन ये कि हर टीम बहुत फेवरेट है अपने शहर की। और ये बड़ा एक्साइटिंग, आपको जो 4 मैचेस जो आप देखेंगे अभी जो होने वाले हैं, बहुत एक्साइटिंग होंगे और किसी को कुछ पता नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए कि पहली बार लाहौर कलंदर्स जो हैं वो दूसरे मरहले में आए हैं, तो लाहौर कलंदर्स पहली बार प्लेऑफ में आकर सबको सरप्राइज तो नहीं करने वाले हैं? कैसी तैयारी आप उनकी देख रहे हैं? पहली बात तो है, लाहौर कलंदर्स ने वैसे ही सबको सरप्राइज कर दिया कि वो प्लेऑफ्स तक आ चुके हैं। उनका जो रोमांस था ना बॉटम ऑफ द टेबल, चूंकि जितने पिछले PSL के सीजन गुजरे हैं उसमें वो हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल होते थे, बिल्कुल एट द बॉटम ऑफ द टेबल होते थे। तो ये पहली दफा है कि वो प्लेऑफ्स खेल रहे हैं, तो सरप्राइज तो उन्होंने दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मोमेंटम जो उनका आ रहा था नजर जब ये मार्च में, क्या वो मोमेंटम जारी रख सकते हैं ये अगले 2-3 मैचेस के लिए? देखना ये है। सरप्राइज ऑलरेडी आ गया है और मुझे पता ये चला कि फवाद राना साहब जो है वो पहुंच गए हैं कराची और फुल तैयारी में है। तो जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो फवाद राना साहब जो थे वो नहीं आ रहे थे ग्राउंड में। उन्होंने कहा कि जी मैं जिंक्स नहीं करना चाहता टीम को, लेकिन अब वो कराची पहुंच, और मैं भी जो वो कल कराची पहुंच जाऊंगा और फिर ग्राउंड से आप लोगों के साथ डायरेक्ट होऊंगा। बिल्कुल ठीक है फ़ख्र आलम, बहुत शुक्रिया आपका। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है, और ये होना भी चाहिए। और वो वहाँ पे मौजूद होंगे उन लोगों को बैकअप करने के लिए जो प्लेयर्स वहाँ पर। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमजा? अच्छा, वैसे तो मैं लाहौरी हूँ और फरा बार बार जब भी लाहौर की कोई बात आती है, मुझे वैसे जाती तौर पर कराची किंग्स ज्यादा पसंद है। अच्छा, उसकी वजह बाबर आजम सबसे बड़ी वजह। बाबर आजम सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर वो मौजूद है, और आमिर भी जो है वो कराची किंग्स में है। अच्छा, वेरी गुड। तो जहाँ अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे वहाँ आप अपनी शहर की टीम को नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं, शहर की टीम की बात नहीं है, जहाँ मुझे मेरे फेवरेट प्लेयर्स मिलेंगे मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। आप किस तरह के फैंस हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है शहर की बिना पे, या फिर हमजा की तरह इस मैरिट पे कि कौन सी टीम अच्छी है और उस पर आपने उसको सपोर्ट करना है, और उसको ही सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो जो आपकी इलाकाई टीम हो, लेकिन PSL है, हम तो पूरी PSL को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मैचेस हो रहे हैं और यंग टैलेंट हमारे सामने आ रहा है। फरा, आगे बढ़ते हैं। मेरा वैसे दिल कर रहा था वो लाहौर कलंदर वाला गाना आपसे सुनने का, लेकिन चलेगा स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो सही रिप्रेजेंटेशन है, फवाद साहब जो है वो सही रिप्रेजेंट करते हैं लाहौरियों को। अब चलते हैं थोड़ी इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ। नगोर्नो काराबाख के दूसरे बड़े शहर शोशा में 28 साल बाद 28 साल के बाद अल्लाह ताला की किब्रियाई की सदाएं बुलंद हो गई हैं।
फौजी जवान की पुरसोज अजान ने शहर की फ़ज़ा को जज्बा ईमानी से ताज़ा कर दिया। आर्मीनिया ने फरा 1992 में जो है ना इस पर कब्ज़ा करके दीगर इलाकों की तरह शोशा से भी मुसलमानों को बेदखल कर दिया था, और अब वहाँ पर अल्लाह ताला की क्या नाम लिया जा रहा है, अजान दी जा रही है, क्या मतलब क्या कैफियत है वहाँ पर। और वहाँ पर जिस तरह फौजी जवान है और वो अजान दे रहा है, वो जज्बा ही बिल्कुल अलग है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये इसी के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुजाहिद की अज़ां और है, मुल्ला की अज़ां और। वो जो यूनिफॉर्म में खड़े होकर जब आप जंग लड़ते हैं और उस जंग के बाद उस इलाके को उस तसल्लुत से आज़ाद कराते हैं और इतने अरसे के बाद उस फ़िज़ा में अल्लाह का नाम जो है वो बुलंद करते हैं, तो वो यकीनी तौर पर एक बहुत रूपरवर मंजर है। जो दूसरी तरफ आपको बताते हैं, करप्शन के इल्ज़ामात पर पेरू के सदर मार्टिन जो हैं विस्कारा, उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया, और कांग्रेस के फैसले के बाद साबिक सदर के हामी सड़कों पर निकल आए। वहाँ भी ऐसे ही होता है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। बहरहाल मुल्क भर में सियासी कशीदगी जो है वो बहुत बढ़ गई है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे मनाजिर में भी देख रहे हैं। एहतजाज का सिलसिला जो है वो पूरी दुनिया में जारी व सारी है। हमने आपसे इजाज़त लेनी है, 2 दिन के बाद अब आपसे मुलाकात होने वाली है और याशी नहीं करनी है लोग, मतलब ये आपने वीकेंड पे ना बाहर निकल के याशी नहीं करनी, घर पे फैमिली के साथ टाइम गुजारें, बाहर निकलें, अगर आपको निकलना पड़े तो SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ऐसी गैदरिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं तो हमारा जो कोरोना है मुल्क में वो बढ़ता चला जा रहा है। घर में भी, क्योंकि घर में भी अगर बाहर से जैसे हम लोग काम करके जाते हैं और एक क्लोज स्पेस में सर्दियां आ गई है ना, खिड़कियां बंद हो गई हैं और हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो कोशिश करें फासला घर में भी मेंटेन करें और ज़्यादा लोग एक वक्त में घर के कमरे में भी जमा ना हो। घर में भी एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है, क्योंकि जो शख्स इन्फेक्ट होता है ना उसे पता नहीं चलता, 14 दिन के बाद जाके अलामात शायद नमूदार होती हैं, जिसकी वजह से एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी है। सो हैव अ हैप्पी वंडरफुल वीकेंड। एंजॉय करें वीकेंड को, लेकिन एहतियात के साथ, और हम भी एंजॉय करेंगे एहतियात के साथ। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।